नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा गया। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया। यह पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए इलेक्शन कमीशन पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार मान रही है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खड़गे ने मोदी से दूसरी बार मिलने का वक्त मांगा। चिट्ठी लिखकर कहा, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे प्रधानमंत्री को कांग्रेस का न्याय पत्र यानी कि मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं ताकि वे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान न दें जो गलत हैं। 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने हालिया भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे वे बिल्कुल हैरान और अचंभित नहीं है। इससे पहले खड़गे ने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन। बैटिंग ऐप पर आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को समन भेजने के 2 दिन बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को समन भेजा है। मामला 2023 में महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप से संबंधित फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच देखने का प्रमोशन करने से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्ट्रेस को 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। साइबर सेल के मुताबिक इस मामले में तमन्ना का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्ट्रेस से पूछा जाएगा कि उन्हें फोर प्ले के लिए किसने संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यात्रियों के साथ हो रहा था बड़ा खेल। राज खुला तो सबके पैरों तले खिसकी जमीन। 2 एयरलाइन स्टाफ पर दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ हो रहे बड़े खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस खुलासे के बाद आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद एयरपोर्ट पर एयरलाइन सहित तमाम एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, यह मामला एयर इंडिया के यात्रियों के से एक्सेस बैगेज के नाम पर मोटी रकम वसूलने और उस रकम को एयरलाइन के खाते में डालने की जगह खुद हड़प लेने से जुड़ा हुआ यह मामला है। इस मामले में एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी एआई सेट्स के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। एआई सेट्स के सिक्योरिटी मैनेजर मनोज कुमार की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस ने इंद्रजीत और रामकृष्ण उपाध्याय नाम के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा, देश के लिए पहले पड़ोसी से हाथ मिलाएं फिर इमरान खान से। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की मांग की है। बुधवार को सिंध में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कारोबारियों के साथ मुलाकात की थी। बैठक के दौरान पाकिस्तान के बड़े व्यापारिक समूह आरिफ हबीब ग्रुप के मुखिया आरिफ हबीब ने भारत से रिश्ते सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपने सत्ता में आने के बाद कुछ लोगों से हाथ मिलाया जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब हम चाहते हैं कि कुछ और लोगों से हाथ मिलाएं। पहले भारत से हाथ मिलाइए ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। फिर आदियाल जेल में बंद इमरान खान से हाथ मिलाइए ताकि देश में राजनीतिक स्थिरता आए। राजनीतिक स्थिरता आने से पाकिस्तान में बिजनेस अच्छे से काम कर पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस बोली, हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने गुरुवार को विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मैनिफेस्टो की बुकलेट लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि सच तो यह है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। हमने कभी भी विरासत टैक्स
का जिक्र नहीं किया। अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे भाजपा नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की है। वास्तव में यह हमारा नहीं, भाजपा का एजेंडा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाड़मेर में वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर, आरएलपी ने दिया बीजेपी को समर्थन, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। मतदान से एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में कल मतदान करने का ऐलान कर दिया है। आरएलपी के जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन बाड़मेर जिले में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, आरएलपी को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव से प्रचार प्रसार में हनुमान बेनीवाल की सभा तक नहीं करवाई गई। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी असली मुद्दों पर नहीं बोलते, आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, न्याय की बात करना देशद्रोह है तो तेजस्वी देशद्रोही है। जी हां दोस्तों, राजद से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस बार लोग वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वह लोकसभा चुनाव के बाद अगली बार से वोट भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार चुनाव ही नहीं होने देगी। चंडीगढ़ और सूरत का उदाहरण देकर मनोज झा ने अपनी बातों पर जोर देते हुए और संविधान का पुस्तक दिखाकर कहा कि इसकी रक्षा का चुनाव है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है कि जहां संविधान की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। यह संविधान किसको खटक रहा है? उन लोगों को खटक रहा है जो संघ में विश्वास रखते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल एसएससी बोला, सिर्फ 5000 नियुक्तियां अवैध, 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। हाईकोर्ट ने 25,000 नियुक्तियां रद्द कर दी थी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने गुरुवार 25 अप्रैल को दावा किया कि 2016 भर्ती में 19,000 शिक्षकों के योग्य होने की संभावना है। ये शिक्षक नियुक्ति अथॉरिटी की योग्यता के मापदंडों को पूरा कर सकते हैं। राज्य एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट को 5300 उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी, जिसकी नियुक्तियां संदिग्ध थी। ये लिस्ट 2 अनियमितताओं पर आधारित थी। पहला, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ओएमआर सीट में हेरफेर और दूसरा, रैंक में उछाल। मजूमदार ने कहा कि 5300 लोगों में ग्रुप सी और डी के उम्मीदवारों और क्लास 9, 10, 11, 12 के शिक्षक शामिल है। 19,000 से अधिक उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शेरलैक का सैंपल कलेक्ट कर रहा फूड रेगुलेटर। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर मिली थी, इससे दिल की बीमारी का खतरा। जी हां दोस्तों, नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई ने गुरुवार को कहा कि वह नेस्ले के शेरलैक बेबी फूड के सैंपल कलेक्ट कर रही है। फसाई के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले आई स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और शेरलैक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी अपने बच्चों को नेस्ले का शेरलैक दिया है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गलत समझ, भारत ने मानवाधिकारों पर अमेरिका की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह भेदभावपूर्ण। जी हां दोस्तों, भारत ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भेदभावपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग का यह दस्तावेज पक्षपातपूर्ण है। यह भारत के प्रति उनकी खराब समझ को भी दिखाता है। भारत ने अमेरिका में नस्लीय हिंसा और फायरिंग के मामलों का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक डाइवर्स सोसाइटी के तौर पर भारत धार्मिक आजादी और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहां के मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। इसमें नस्ल और मूल के आधार पर होने वाले हमले, हेट क्राइसिस और गन वायलेंस के मुद्दे शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा। कहा, इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला, राहुल फिर लाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं दुखी ना हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते ही आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके
आपके हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तानकर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार पूर्णिया में चुनाव प्रचार कर रहे पप्पू यादव से कैश बरामद, पुलिस ने जब्त की कारें। जी हां दोस्तों, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों काफी चर्चा में है। यहां से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव इन दिनों अपने क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी बीच खबर यह है कि इस दौरान उनकी गाड़ी की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को उनकी गाड़ी से कैश भी बरामद हुआ है। इस मामले में कटिहार के एसडीओपी अभिजीत कुमार सिंह ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमें दरअसल ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव गांव में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर जब हमने उनकी गाड़ी को रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। अभिजीत कुमार ने बताया कि जब गाड़ी की जांच कराई गई तो उसमें पर्चे मिले और पैसे भी बरामद हुए, जिनकी गिनती अभी जारी है। जबकि गाड़ियों की परमिशन नहीं थी, 2 या 3 गाड़ियां जब्त की गई है। पर्चे और पैसे भी जब्त कर लिए गए हैं। वैसे दोस्तों कितने पैसे थे इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 10.73% टूटा। सेंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 पर बंद। निफ्टी में 167 अंकों की बढ़त रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 25 अप्रैल को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 167 अंकों की तेजी रही। यह 22,570 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई और डॉक्टर रेड्डीज रहे। जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी माइंट्री लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। जान लीजिए गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी कि 25 अप्रैल को मामूली बदलाव देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोना 15 रुपए महंगा होकर 71,841 रुपए का हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 111 रुपए सस्ती होकर 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दोस्तों बात करें दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 66,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चांदी की बात करें तो दोस्तों चांदी 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 2 भारतीय दिग्गजों ने हार्दिक पांड्या को किया अपनी विश्व कप टीम से बाहर। 3 बड़ी वजहों ने पांड्या की बढ़ा दी है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुंबई इंडियंस का कप्तान बनते ही उनकी ऐसी मुश्किलें शुरू हो जाएगी जो उन्हें यहां तक ले जाएंगी जहां भारतीय दिग्गज उन्हें T20 विश्व कप टीम में भी जगह नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों पांड्या के लिए हालात बहुत मुश्किल चल रहे हैं। पिछला कुछ समय मैदान से बाहर से लेकर भीतर तक उनके लिए अच्छा नहीं रहा। वहीं कुछ खिलाड़ियों के असाधारण और उनके खुद के साधारण प्रदर्शन ने अब उनके T20 विश्व कप टीम में चयन पर पैच फंसा दिया है। यह इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग और हरभजन दोनों ने ही चुनी अपनी अपनी T20 की टीम में हार्दिक पांड्या को जगह नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी आज। 2019 में भाजपा ने 50, कांग्रेस ने 21 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार को 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में 89 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। वहीं दोस्तों 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी, वहीं अन्य को 9 सीटें मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिलीपींस के राष्ट्रपति का डीप फेक ऑडियो हुआ वायरल। चीन पर कार्रवाई की धमकी देते सुनाई दी है। सरकार ने कहा इससे विदेश नीति को खतरा है। जी हां दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का एक डीप फेक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चीनी सेना पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति की इस फेक ऑडियो क्लिप पर फिलीपींस ने चिंता जताई, कहा है कि इससे उनकी विदेश नीति पर असर पड़ सकता है। वायरल फेक ऑडियो क्लिप में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड कार्लोस जूनियर कह रहे हैं कि अगर चीन फिलीपींस पर हमला करता है तो सेना कार्रवाई करे। वे बीजिंग और फिलीपींस के लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढहा, चीन सीमा से सटी दिबांग वैली का संपर्क देश से टूटा। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया। चीन सीमा से लगे दिबांग वैली जिले का संपर्क पूरे देश से कट गया है। दिबांग वैली जिला प्रशासन के मुताबिक बुधवार को हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जय देहाद्र ने मोहित्रा के खिलाफ मानहानि का केस वापस लिया, बोले मैं शांति की पहल करने को तैयार, बशर्ते महुआ मेरे खिलाफ झूठ न फैलाए। जी हां दोस्तों, वकील जय देहाद्र ने टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई मानहानि केस को वापस ले लिया है। देहाद्र ने इसे पीस ऑफरिंग यानी कि अपनी तरफ से शांति की पहल बताया। इस साल की शुरुआत में देहाद्राई ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का यह मुकदमा दाखिल करवाया था। इसमें उन्होंने महुआ से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि जब से उन्होंने महुआ के खिलाफ संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई है, उसके बाद से महुआ ने उनकी इमेज खराब करने के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महुआ उनके खिलाफ गलत, अभद्र और अपमानजनक बातें फैला रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को दी लंबी दूरी की मिसाइलें, 1 महीने बाद खुलासा किया, रूस में 300 किलोमीटर अंदर तक कर सकती है हमला। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने बुधवार को बताया कि उसने यूक्रेन को एटाकैम्प्स की 12 मिसाइलें दी थी। अमेरिका मीडिया CNN के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले यूक्रेन को एटाकैम्प्स की मिसाइल देने से मना कर दिया था। बाद में फरवरी के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिसाइल देने की मंजूरी दे दी। हालांकि तब इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। पेंटागन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल गैरन गार्न ने बताया कि यूक्रेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी छिपाई गई थी। मिसाइल देने के बाद इस डिलीवरी को 12 मार्च से सहायता पैकेज में शामिल कर दिया गया था। अप्रैल महीने की शुरुआत में एटाकैम्प्स मिसाइल यूक्रेन पहुंच गई। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी कि अगर जंग में इसका इस्तेमाल होता है तो यह रूस में 300 किलोमीटर अंदर तक अटैक कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है टेस्ला, वेयर हाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में काम कर सकेगा। जी हां दोस्तों, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस अगले साल के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है। अभी यह डेवलपमेंट फेज में है। कंपनी के CEO एलन मस्क ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कैपेबिलिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि टेस्ला किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट मेकर की तुलना में एफिशिएंट इन्फ्रेंस के साथ मास प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है। इस तरह के रोबोट के श्रम की कमी को पूरा किया जा सकेगा और काम को भी आसानी से किया जा सकेगा। यह रोबोट वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या रोबोट इंसानों की जगह ले पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कौन से साल में हुई थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं राजनीतिक पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कौन से साल में हुई थी, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।